हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से है। तो ये वीडियो क्लास 12th अपियरिंग स्टूडेंट एज वेल एज जो जेई या नीट के लिए अपियर कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इंटरेस्टिंग है। तो देखो, ये आप पहला सवाल है, आप देख पा रहे हो बोर्ड में, दिस इज द डायग्राम रिलेटिंग टू क्वेश्चन। तो मैंने क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं लिखा, डिस्कस कर लेंगे हम लोग, उसमें फालतू का समय क्यों बर्बाद करना। तो देखो, ये एक स्ट्रेट वायर है A1 A2 जिसमें करंट कैरिंग वैल्यू इज गिवन आई है उसका स्टेडी करंट कैरिंग वैल्यू, ठीक है, थ्रू द स्ट्रेट वायर। और वायर अगर मान लो प्लेन ऑफ बोर्ड में है तो उसी प्लेन ऑफ बोर्ड में एक सर्कुलर वायर लिया गया जिसका रेडियस r है, प्लेनर ज्योमेट्री है। द प्लेन ऑफ द सर्कल and the straight wire they lie on a same plane which you can consider it to be the plane of this board। अब सवाल है कि अगर स्ट्रेट वायर में स्टेडी करंट I फ्लो कर रहा है ना, स्ट्रेट वायर में अगर स्टेडी करंट I फ्लो कर रहा है तो उसके वजह से ये जो सर्कुलर वायर है इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? क्या लगता है आपको, एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा या क्लॉकवाइज करंट होगा? दैट यू नीड टू आंसर हियर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो सोच ही रहे होगे कि हाँ भाई, जैसे कि हम जानते हैं कि थ्रू द स्ट्रेट वायर करंट इज गिवन फ्रॉम द एंड A1 टू A2 और राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं इस करंट के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन को समझना चाहता हूं थ्रू द सर्कुलर वायर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड, वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा है ना, मैग्नेटिक फील्ड B जो बनेगा थ्रू द सर्कुलर वायर, वो आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन होगा, राइट हैंड थंब रूल है ना। ये अगर डायरेक्शन ऑफ करंट हुआ तो राइट हैंड फिंगर्स कर्लिंग विल बी कमिंग आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द सर्कल, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। तो इसका मतलब है कि जो फ्लक्स लिंक्ड विथ सर्कुलर लूप वो क्या होगा, B डॉट A, ये होता है ना मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट A। तो यहां देखो B तो हो जाएगा एक कोई भी एक सर्टेन वैल्यू और A जो हो जाएगा पाई r स्क्वायर, ठीक है ना, B डॉट A। हम एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर 0 डिग्री ले सकते हैं। एरिया वेक्टर विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप, तो यानी कि ये 0 डिग्री एंगल होगा तो cos 0 1 होता है, उसलिए मैंने cos वाला पार्ट नहीं लिखा है। तो देखो, अच्छा तुमको नहीं लगता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसका एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होगा फ्रॉम द वायर, लेट इट बी A। तो ये जो A डिस्टेंस में जो सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बनेगा वो कांस्टेंट वैल्यू का बनेगा, क्योंकि मैंने कहा कि कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर में अगर कांस्टेंट करंट, यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रहा है तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बनेगा एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A में है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो B, दैट इज कांस्टेंट। हम जानते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सर्कुलर लूप वो भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये फ्लक्स जो है कांस्टेंट इन वैल्यू होगा ना, ये कांस्टेंट इन वैल्यू। तो अच्छा बताओ, तो जो करंट का पूछा गया है इन द सर्कुलर लूप वो कोई गिवन करंट तो नहीं है, उसके किसी भी दो पॉइंट के क्रॉस तो कोई अप्लाइड वोल्टेज नहीं लगाया गया, तो फिर करंट कैसे उसमें आएगा? उसमें करंट आ सकता है अगर उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बने। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनने का कॉन्सेप्ट क्या है, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ d∅dt। तो इसका मॉड जो होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो हमारा अगर फाई फ्लक्स कांस्टेंट है तो इसका मतलब नहीं लगता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट वैल्यू 0 होगा, है कि नहीं? तो यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर 0 होगा तो I इंड्यूस्ड वो भी तो 0 होना चाहिए कि नहीं? यानी कि देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्कुलर लूप, नाइदर क्लॉकवाइज नॉर एंटी क्लॉकवाइज। तो यही मैंने पूछा था कि क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो एक्चुअली मैंने तो ये दो टर्म आपके सामने रख दिया कि आप सोचने लगो कि क्या वाकई क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। एक्चुअली एमसीक्यू में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और भी कुछ ऑप्शंस देगा और एक डेफिनेटली नो करंट वाला भी या नन ऑफ
द गिवन पॉसिबल डायरेक्शंस ऑप्शंस भी होगा, तो यानी कि एक्चुअल आंसर होगा नो करंट कैन बी फ्लोइंग through the circular loop, as because through the circular loop constant flux is created due to this current flowing through the straight wire placed in the same plane. तो उसकी वजह से चूंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा. इज दैट क्लियर? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं. अगेन यू कैन सी अ डायग्राम, और अब इस डायग्राम में मैं समझाता हूँ. ये एक स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है ना. ये इनफाइनाइटली लॉन्ग एक स्ट्रेट वायर है जिसमें आई करंट कैरी कर रहा है, और उससे प्लेनर, उसी के प्लेन पे, ऑन द प्लेन ऑफ द स्ट्रेट वायर देयर इज अ स्क्वायर लूप. यू कैन सी ए बी सी डी. ठीक है, स्क्वायर लूप जिसका साइड ए है. अब स्क्वायर लूप का जो क्रॉस सेक्शन होगा, जो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, और चारों पार्ट का नंबरिंग इस तरह से है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4. अब हमको बताना है कि phi1 इज द फ्लक्स लिंक्ड विथ पार्ट 1, phi2 इज दैट विथ 2, phi3 फॉर पार्ट 3 एंड phi4 फॉर पार्ट 4. चारों पार्ट का अलग अलग फ्लक्स का इंडिकेशन है. अब रिलेटिंग टू द फ्लक्स वैल्यूज दैट वी कैन ऑब्जर्व हियर थ्रू ऑल दिस 4 पोर्शंस ऑफ द स्क्वायर लूप, उससे रिलेटेड हमारे पास 4 ऑप्शन है. तो हम जानते हैं कि इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इसका जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होता है ना. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. वो डिस्टेंस का मतलब है, मैं ऐसा कोई एक डिस्टेंस का बात कर रहा हूं. ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस आर. तो देखो, जैसे जैसे आर बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगा. तो ऑब्वियस है, जो लूप एरिया 2 और 4 का है वो लूप एरिया 1 और 3 से ज्यादा है. इसका मतलब है हम बिटवीन 1 एंड 2 कह सकते हैं कि फ्लक्स एट 2 विल बी डेफिनेटली लेस देन फ्लक्स एट 1, एंड सिमिलरली फ्लक्स थ्रू 4 विल बी लेस देन फ्लक्स एट 3. ये तो क्लियर इंडिकेशन इस रिलेशन के आधार पर समझ में आ रहा है ना, कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर. तो उस वजह से जो 2 में और 1 में कंपेयर करें तो 1 में फ्लक्स ज्यादा होगा 2 से, उसी तरह 3 और 4 में 3 में फ्लक्स ज्यादा होगा 4 से. अब रहा सवाल 1 का जो एक एज है और 3 का जो एक नियरेस्ट एज है, दोनों इक्वल डिस्टेंस में है, दोनों ही a/2 में है अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री. और जो फारदेस्ट एंड है 1 का और 3 का, वो भी इक्वल है, a/2 प्लस a/2. यानी कि एक सर्टेन डिस्टेंस, अगर मैं जैसे r यहां लिया, यहां भी अगर मैं r लूं, r इक्वल डिस्टेंस में जो 2 पॉइंट्स, जो पॉइंट सब मार्क होगा इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द स्ट्रेट वायर, अवेलेबल बोथ इन लूप 1 एज वेल एज इन लूप 3. इसका मतलब ये हो गया कि लूप 1 में जितना मैग्नेटिक फील्ड हो फ्लक्स होगा, लूप 3 में भी उतना ही होगा, एंड लूप 2 में जितना फ्लक्स होगा उतना ही लूप 4 में होगा. यानी कि 1 का फ्लक्स 3 के फ्लक्स के बराबर है, 2 का फ्लक्स 4 के फ्लक्स के बराबर है, और इन दोनों का फ्लक्स इन दोनों के फ्लक्स से ज्यादा है. यानी कि अनडाउटेडली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. वेल, तो चलो ये थर्ड क्वेश्चन है इसी वीडियो लेक्चर में. तो थर्ड क्वेश्चन में हम लोग एक एवरेज मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं ना. एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे. तो देखो, टाइम डिपेंडेंट फ्लक्स का वैल्यू दिया है, फाई दिया है 3t² प्लस 4t प्लस 9, और हमको एक 2 सेकेंड के इंटरवल, 0 से 2 सेकेंड है ना, ये 2 सेकेंड के इंटरवल में एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ, इंस्टेंट का नहीं बल्कि पूरा 2 सेकेंड का इंटरवल में जो एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ अलग अलग इंस्टेंट में अलग अलग हो सकता है. कांस्टेंट ईएमएफ ही बनेगा जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट है या नहीं है. तो हम अगर उसको इस तरह से समझ सकते हैं, देखो, अगर मैं ये जो फाई का वैल्यू जो कि दिया है 3t² प्लस 4t प्लस 9, सिंपली इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो हमको d∅dt क्या मिलेगा, d∅dt मिलेगा 6t प्लस 4. सो देखो, ये टाइम डिपेंडिंग आया ना,
तो यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो यूनिफॉर्म है नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ये खुद वेरिएबल है, यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, वो बदल रहा है। अलग अलग इंस्टेंट में द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी डिफरेंट, ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए d∅dt करके, फिर तुम लोग शायद कोई ये सोचोगे कि d∅dt कर दिया तो E तो d∅dt का मॉड वैल्यू होता है, तो ये तो t पर आ गया। अब 2 सेकेंड में पूछा है तो मैं t इक्वल टू 2 डाल दूं, एग्जैक्टली t इक्वल टू 2 डालोगे तो जो ईएमएफ आएगा वो इंस्टेंटेनियस, t इक्वल टू अगर 2 डालोगे तो जो ईएमएफ आएगा वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा, यानी कि एग्जैक्टली एट t इक्वल टू 2 सेकेंड में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका वैल्यू तुमको मिलेगा इफ यू सब्स्टिट्यूट t इक्वल टू 2 सेकेंड ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेप, यानी कि d∅dt का जो एक्सप्रेशन आया उसमें अगर t2 डालोगे। लेकिन मेरे को 2 सेकेंड का अगर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ अगर सिर्फ पूछता कि फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो डेफिनेटली यही करते और t इक्वल टू 2 डाल देते। लेकिन मेरे को वो नहीं पूछा है, पूछा है एवरेज ईएमएफ ओवर द इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। ये इंटरवल पूछ रहा है ना, जब एवरेज बोल देगा तो मतलब एक स्टॉपवॉच मोमेंट का नहीं, एक इंटरवल का एवरेज। तो उसके लिए क्या करना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का एवरेज वैल्यू, मतलब डेफिनेटली मेरे को d∅dt नहीं करके अब मेरे को ΔΦ/Δt कर रहा है, यानी कि जो पूरा इंटरवल का चेंज इन फ्लक्स है, तो दैट इज इक्वल टू फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल बाय द डेल्टा टी, जो कि जिसका वैल्यू 2 सेकेंड पता है। तो φ2 का मतलब है ये जो फ्लक्स का वैल्यू है ये t इक्वल टू 2 सेकेंड में इसका वैल्यू क्या होगा, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 9, ये फाइनल फ्लक्स होगा 2 सेकेंड में, माइनस इनिशियल करेंगे जो कि t0 है, तो 0 बैठाएंगे तो ये दोनों खत्म, ओनली 9 डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड। तो देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो +9 -9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो वैल्यू रहेगा वो होगा कितना, 3 इंटू 4 प्लस 8/2, यानी 12 + 8 20/2, तो आंसर हो गया 10 वोल्ट। समझ में आया। तो एवरेज ईएमएफ बन गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एवरेज ईएमएफ वैल्यू फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, है ना, इन द इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। हालांकि 2 सेकेंड तक का ही डिस्कशन है तो उसी को हम फाइनल इंस्टेंट कह सकते हैं। तो 2 सेकेंड का एवरेज ईएमएफ वैल्यू हो गया 10 वोल्ट, जबकि 2 सेकेंड में अगर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ पूछता तो इसमें 2 बैठा देते तो कितना हो जाता, 12 + 4 यानी 16 वोल्ट होगा फाइनल ईएमएफ, इनिशियल 0 है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सभी सवाल अच्छे से आपको समझ में आया। तो हम लोग इसी तरह से कंटिन्यूअस लेक्चर्स बना रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर टॉपिक का जो क्लास 12 हो क्लास 11 हो उसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स दोनों पर वीडियोस बने। इसके अलावा जो बताना चाहूँगा, जो 12 वाले बच्चे हैं जो इस बार जेई और नीट अपेयर करेंगे उनके लिए मैंने एक PYQ सीरीज अभी जस्ट स्टार्ट किया, उसमें एक ही लेक्चर बना है जेई मेन के लिए। उसके लिए सिमिलर टाइप ऑफ PYQ सीरीज नीट के लिए भी बनेगा, और आगे कुछ समय बाद वो IIT जेई के लिए भी वो PYQ सीरीज शुरू होगा। सो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू।